हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग कुछ ऐसा लाए हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 12 रसायन विज्ञान का जो सेट है 347 जीएच, जो कि पिछले साल पेपर में आया था, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो ऐसी वीडियो आज तक यूट्यूब में अभी तक कहीं नहीं मिलेगी। आज हम आज आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन अपने इस चैनल पर देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को एक बार कर लेते हैं तो मेरा विश्वास मानिए, आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेट का नंबर है 347 जीएच। आप लोग मिला लीजिएगा, अपने अपने जितने भी लोग अनसॉल्व पेपर लिए होंगे उनसे मिला लीजिएगा। तो आज मैं इसको पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ। सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो रसायन विज्ञान का पेपर होता है या किसी भी कक्षा 12 का पेपर होता है, उसका पूर्णांक कितने का होता है? 70 नंबर का। 70 नंबर का पूर्णांक होता है, जिसके लिए हमें कितना टाइम मिलता है? 3 घंटे 15 मिनट का हमें समय मिलता है। और जो कि नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये लो आप लोग इस निर्देश को खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो मैं आप शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन आंसर की। तो पहला क्वेश्चन है, पहले तो आप निर्देश पढ़ लीजिए। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। कितने विकल्प दिए गए हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहले का क नंबर प्रश्न है, प्रति एकक प्रति एकक कोष्ठिका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या रहती है। यानी कि किस एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। आंसर ऑप्शन है, फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका, या फिर अंतः केंद्रित घनीय कोष्ठिका, या आधे केंद्रित घनीय कोष्ठिका, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि 2 परमाणुओं वाली जो एक कोष्ठिका होती है वो होती है अंतः केंद्रीय घनीय एक कोष्ठिका। क्योंकि जो अंतः केंद्रित घनीय एक कोष्ठिका होती है उसमें उसमें जो 8 परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से होते हैं। 8 तो हमारे घन के कोनों पर होते हैं। 8 कहाँ होते हैं? घन के कोनों पर होते हैं, जबकि एक परमाणु बीच में होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोनों पर जो परमाणु होते हैं उनका एकक कोष्ठिका में योगदान कितना होता है? 1/8। 1/8 उनका योगदान है। और कितने परमाणु हैं टोटल? 8। तो कितने हो गए? यहाँ से काट दीजिए 8 से 8, तो मिल गए 1। और हमें जानते हैं कि एक केंद्र में होता है, तो 1 + 1 = 2। अर्थात अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, 400 ml विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला है। कितने? 400 ml विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला है। यह विलीन है, विलयन की मोलरता है। आपको बताना है कि 400 ml में यदि 7 ग्राम NaOH घुला है तो विलयन की मोलरता क्या है। सबसे पहले तो आप लोग को मोलरता का सूत्र पता होना चाहिए। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, अर्थात NB बटे में विलयन का आयतन किस में? लीटर में। ये आप लोग को सूत्र पता होना चाहिए। तो विलेय के मोल कितने होते हैं? विलेय के मोलों की संख्या कैसे पता करेंगे? विलेय के मोलों की संख्या पता करने के लिए हम लेते हैं विलेय का भार ग्राम में और विलेय का अणु भार बटे में विलयन का आयतन, तो नीचे हम लोग लीटर में लेंगे ही लेंगे। परंतु यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें आयतन लीटर में न देकर किस में दिया है? ml में दिया है। तब जब आयतन हमें ml में दिया है तो हम लोग ऊपर कितने से 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। उससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि जो NaOH है, NaOH का जो अणु भार होता है वो कितना होता है? 40 होता है। तो भार तो उसका दे दिया है 7 ग्राम, तो ऊपर भार रख देंगे, नीचे उसका अणु भार 40 है। फिर सबके बटे कितना करेंगे? 400 करेंगे। और हमारा यहाँ पर ml में है, हम लोग को चाहिए किस में? लीटर में, तो ऊपर कितने से गुणा करा देंगे? 1000 से।
तो इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे काट पीट कर, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा? हम लोग का आंसर आएगा 40.473 मोल लीटर इनवर्स। आप लोग इसे कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है ग नंबर कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का सूत्र होता है के इज इक्वल टू, उसमें जो अर्धकाल होता है वो नीचे होता है। कितना होता है? जो टी हाफ होता है वो बटे में रहता है, और जितने भी सभी पद रहते हैं वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो समय की इकाई क्या होती है? सेकेंड होती है। जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेकेंड इनवर्स, अर्थात प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी? सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। तो ग नंबर का जो प्रश्न है उसका जो विकल्प कैसे सही है? दूसरा विकल्प सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ग नंबर जल अपघटन पर बेंजामाइड क्या देता है? जल अपघटन पर बेंजामाइड देता है बेंजोइक अम्ल। जल अपघटन पर क्या देता है? बेंजोइक अम्ल देता है। फिर आगे क्वेश्चन है अंगा नंबर में पहले का RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक तीर का निशान आपको बताना है कि आगे ये कौन सी अभिक्रिया है। तो RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH जो एल्कोहलिक है, यह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? सभी लोग जानते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। फिर आगे क्वेश्चन है 6 नंबर का कि RNA में उपस्थित क्षारक है। RNA में उपस्थित क्षारक कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि RNA में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल नामक क्षारक उपस्थित होता है। फिर आगे दोस्तों इसके आगे दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन कर रहा है दूसरे का क कि सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है और इसके क्रिस्टलों के एक्स किरण अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। इसके कोर की लंबाई कितनी है? 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए, अर्थात हमें डी फाइंड करना है। परमाणु द्रव्यमान दिया है सिल्वर का 107.9 यू। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं। क्या है? दूसरे का क है। दूसरे का क है, बोल रहा है कि सीसीपी जालक बनाता है। तो सीसीपी जालक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। सीसीपी जालक में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और हम जानते हैं कि एकक कोष्ठिका घनत्व जो सूत्र होता है वो होता है D इज इक्वल टू Zm/A⁻³ इंटू Na। अब यहाँ पर मैं आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो D है वह घनत्व को बता रहा है, और जो Z है वह सीसीपी जालक में परमाणुओं की संख्या को बता रहा है, और M यहाँ पर सिल्वर के परमाणु भार को बता रहा है। किसको बता रहा है? परमाणु भार को बता रहा है। कौन? M बता रहा है। और यहाँ पर जो A है, क्या है? जो A है वो कोर की लंबाई को बता रहा है। उस एकक कोशिका के कोर की लंबाई को बता रहा है। और यहाँ पर जो Na है ये क्या है? Na हमारी एवोगैड्रो नंबर है। तो देखिए अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है ए इज इक्वल टू कितना दिया है? 408.6 pm। 408.6 pm मतलब पिकोमीटर। जब हम लोग पिकोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 10 की घाते -12 से गुणा करेंगे। और जब हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की घाते 2 से गुणा करेंगे। तो हो जाएगा 408.6 गुणे 10 की घाते -10 सेंटीमीटर। अब हम लोग जो भुजा है या कोर की लंबाई उसको हमने किस में बदल लिया? सेंटीमीटर में बदल लिया। उसके बाद हम लोग सूत्र लगाएंगे। कौन सा? घनत्व का सूत्र लगाएंगे कि D इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए क्या कि यहाँ पर पहले क्या था? Z था। तो Z के स्थान पर कितना रखेंगे? 4 रखेंगे, क्योंकि परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4 है। 4 रख दिया हमने। फिर आगे देखिए गुणे में M का मान रखेंगे। M का मान कितना है? परमाणु भार हमारा है 107.9। फिर इसके बाद देखिए
फिर नीचे आ जाएंगे तो ए का क्यूब, यहाँ पर ए क्या है, ए का कोष्ठिका के कोर की लंबाई, जिसका मान हमने निकाला था 408.6 गुणे 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने उसको रख दिया और उसका क्यूब कर दिया, इंटू एन ए का मान होता है, यानी अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है 6.023 या फिर 022 भी होता है, गुणे 10 की घाते 23 परमाणु या कण। फिर आगे देखिए, जब हम लोग इसका गुणा कराएंगे 4 गुणे 107.9, अब यहाँ पर हम लोग जब 10 की घाते माइनस 10 को 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 10 की घाते माइनस 30 आएगा। कितना आएगा, 10 की घात माइनस 30 आएगा। और यहाँ पर जब 408.9 का हम लोग 3 बार गुणा कराएंगे तो आएगा 6.6822 आएगा। परंतु यहाँ पर हम लोगों ने 10 की घात माइनस 30 न करके 10 की घाते माइनस 27 लिखा है और 3 अंक पर दशमलव लगा दिया है। तो ये हो गया 6.822 गुणे 10 की घात माइनस 23। और यहाँ पर अवगाद्रो संख्या को हमने जस का तस रहने दिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि 10 की घात माइनस 23 यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर 10 की घात 23 प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद अब जब हम लोग 4 का गुणा 107.9 में कराएंगे तो आएगा 431.6, और जब 6.822 का गुणा 6.023 में कराएंगे तो आएगा 41.08। कितना आएगा, 41.08 आएगा। फिर जब यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ से पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 43,160 और नीचे 4108, ये हो जाएगा। फिर जब हम लोग इसका भाग देंगे तो आएगा 10.5। ये किसका मान आया है, डी का मान आया, और डी यहाँ पर है क्या, डी यहाँ पर हमारा एक कोष्ठिका का घनत्व है। तो डी क्या हो जाएगा, 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम लोगों ने भुजा की जो लंबाई निकाली थी वो सेंटीमीटर में निकाली थी। अब आगे क्वेश्चन देखिए, दूसरे नंबर का ख, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग दूसरे का ख का हेडिंग दिया डाल देंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे कि वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आप लोग अब सूत्र पर ध्यान दीजिएगा। क्या मैंने क्या बताया पहले, वाष्प दाब में अवनमन, तो वाष्प दाब में जो अवनमन होता है वो पहले किस क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, वाष्प दाब में अवनमन। यदि हम लोग विलायक के वाष्प दाब को P0 से डिनोट करें और विलयन के वाष्प दाब को P से डिनोट करें तो जो हम लोग को मिलेगा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन मिलेगा, वो मिलेगा P0 माइनस P। क्या मिलेगा, P0 माइनस P मिलेगा। तब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने अनुपात लगा दिया तो ये क्या मिल गया, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। यहाँ पर एक क्वेश्चन इसमें और कहा था कि इसको मूल प्रभाज के रूप में, इसको व्यंजक के रूप में लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी जो विलेय का मूल प्रभाज होता है वो क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या ऊपर, विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या ऊपर बटे विलयन के समस्त मोलों की संख्या नीचे। तो क्या हो जाएगा, विलयन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी NB, और समस्त विलयन के मोलों की संख्या, उसमें विलायक भी आएगा और विलेय भी आएगा। तो ये किस रूप में हो गया, ये हमारा हो गया
मोल प्रभाज के रूप में। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किस रूप में? मोल प्रभाज के रूप में। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया दूसरे का ख। अब दूसरे का ग देखिए, बोल रहा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। क्या? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। तो दूसरे नंबर का ग है, तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे क्या? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। इसके अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव नहीं मापा जा सकता है। बात सही है, क्योंकि किसी भी यदि कोई एकल इलेक्ट्रोड है, कोई अर्ध सेल है, तो किसके सापेक्ष हम लोग उसका मान ज्ञात करेंगे? उसका मान हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि जहाँ ऑक्सीकरण होता है वहाँ अपचयन भी होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। अतः किसी अर्ध सेल का विभव मापने के लिए एक मानक अर्ध सेल का निर्माण किया गया, क्योंकि किसी भी अर्ध सेल का हम लोग अकेले उसका विभव मापन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या किया गया? किसी भी अर्ध सेल का विभव मापने के लिए एक मानक अर्ध सेल का निर्माण किया गया और स्वेच्छा से इसके विभव को क्या मान लिया गया? शून्य मान लिया गया। तभी तो हम लोग दिए गए अर्ध सेल का विभव ज्ञात कर पाएंगे जब इसको शून्य मानेंगे। ठीक, फिर आगे देखिए, आगे बोल रहा है सामान्यतः हाइड्रोजन के अर्ध सेल को मानक इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके? हाइड्रोजन के अर्ध सेल को मानक इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा इसके विभव को शून्य माना जाता है। जब हम लोग हाइड्रोजन के अर्धसेल को बनाते हैं तो इसके विभव को क्या मान लेते हैं? शून्य मान लेते हैं। इसे ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? शून्य होता है। शून्य होता नहीं है, हम लोग इसको मानते हैं कि ताकि हम लोग सापेक्ष का एक कॉन्सेप्ट लाकर जो हम लोग का दिया गया अर्धसेल है उसका विभव हम लोग माप सकें। फिर आगे क्वेश्चन देखिए, दूसरे नंबर का घ पढ़िए, विद्युत अपोहन की उपयोगिता लिखिए। क्या? विद्युत अपोहन की उपयोगिता। तो दूसरे नंबर का घ है, तो आप लोग हेडिंग डाल देंगे विद्युत अपोहन की उपयोगिता। इसके अंतर्गत लिखेंगे क्या? पहले नंबर में विद्युत अपोहन द्वारा कम समय में कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि जब हम लोग सेल के दोनों तरफ अर्थात जो हम लोग कोलाइडी विलयन है, यदि हम लोग उसमें इलेक्ट्रोड लगा देंगे तो जितनी भी आयनिक अशुद्धियां हैं वो इलेक्ट्रोड की तरफ खिंच जाएंगी और जो कोलाइडी विलयन है वो शुद्ध बच जाएगा। फिर आगे देखिए, दूसरे नंबर के पॉइंट में क्या लिखेंगे कि विद्युत अपोहन द्वारा आयनिक अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है, जो कि मैंने भी आप लोगों को बताया। फिर आगे देखिए मैंने छोटा सा एक चित्र बनाया जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। देखिए, ये एक पात्र है जिसके अंतर्गत ये क्या रखा है? ये थैला है, इसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? अशुद्ध कोलाइडी विलयन रखा हुआ है। और यहाँ पर इसमें क्या प्रवाहित किया जा रहा है? जल प्रवाहित किया जा रहा है। अब देखिए, इसके दोनों तरफ, इस पात्र के दोनों तरफ ये जो है ये इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। ये है धन इलेक्ट्रोड और ये है ऋण इलेक्ट्रोड। अब देखिए, जो इस विलयन में धन वाली आयनिक अशुद्धियां हैं, धनात्मक अशुद्धियां हैं, वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर खिंच जाएंगी अर्थात उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगी। और जो ऋणात्मक अशुद्धियां हैं वह धनात्मक प्लेट की ओर खिंच जाएंगी, जिससे कि कोलाइडी विलयन में से आयनिक अशुद्धियां निकल जाएंगी और शुद्ध कोलाइडी विलयन थैले में बच जाएगा। ये तो हम लोग का हो गया दूसरे का घ। अब देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, क स्टाइकियोमेट्री दोषों को सचित्र समझाइए। सारे के सारे प्रश्न 2 नंबर के हैं। क्या कर रहा है? स्टाइकियोमेट्री दोषों को सचित्र समझाइए। तो देखिए, तीसरे नंबर का क आप लोग हेडिंग डाल देंगे, तीसरे का क। इसके अंदर क्या लिखेंगे? स्टाइकियोमेट्री हेडिंग डाल देंगे, जिससे कि हम लोग क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति दोष कहते हैं हिंदी में। अब लिखा है रस समीकरण मिति दोष 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला है साटकी दोष। कौन सा दोष?
साटकी दोष, ये एक वैज्ञानिक का नाम है। पहला दोष है साटकी दोष। अब इसके अंतर्गत क्या देखेंगे हम लोग, साटकी दोष के अंतर्गत किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में लुप्त हो जाने से, किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में लुप्त हो जाने से जो दोष उत्पन्न होता है, जो दोष उत्पन्न होता है उससे क्या कहते हैं, उसे साटकी दोष कहते हैं। इसे ध्यान से समझिएगा। किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में लुप्त हो जाने से जो दोष उत्पन्न होता है उस क्रिस्टल जालक में, उसे क्या कहते हैं, उसे साटकी दोष कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा गया है कि इस दोष की खोज, इस साटकी दोष की खोज वाल्टर हरमान साटकी, इसको मैंने देखिए थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है, वाल्टर हरमान साटकी नामक वैज्ञानिक ने सन 1930 ईस्वी में की थी। यह दोष निम्न आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। कौन कौन से आयनिक क्रिस्टलों में, देखिए NaCl में, AgBr में, CsCl में, KCl में, अर्थात साधारण नमक में, और ये सिल्वर ब्रोमाइड में, सीजियम क्लोराइड में और पोटेशियम क्लोराइड में ये दोष पाया जाता है। इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया हुआ है। जैसे कि देखिए कि ये क्या है, ये एक पूरा क्रिस्टल जालक है जिसमें क्या होंगे, धनायन भी होंगे, ऋणायन भी होंगे, धनायन भी होंगे, ऋणायन भी होंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धनायन है, फिर ऋणायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, धनायन आना चाहिए, परंतु यहाँ पर धनायन नहीं है, धनायन नहीं है। फिर यहाँ पर ऋणायन, धनायन, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ऋणायन आना चाहिए, परंतु यहाँ ऋणायन गायब है। तो क्या हुआ, क्रिस्टल जालक से तो समान संख्या में एक धनायन गायब है, एक धनायन गायब है, और यहाँ से क्या गायब है, एक ऋणायन गायब है। अर्थात एक धनायन और एक ऋणायन यहाँ से लुप्त हो गए हैं। तो इस दोष को क्या कहेंगे हम लोग, इस दोष को हम लोग कहेंगे साटकी दोष। क्या कहेंगे, साटकी दोष। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को तक शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। और पहले तो बात, आप लोग यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि यदि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। अब देखिए, स्टोइकियोमेट्री दोषों में नंबर 2 पर आता है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष ये भी एक वैज्ञानिक का नाम है, फ्रैंकल दोष यानी फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, क्रिस्टल जालक में से जब कोई आयन अपना जालक बिंदु छोड़कर, क्रिस्टल जालक में से जब कोई आयन अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, यानी कि खाली स्थान में चला जाता है। तो इस प्रकार के, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को, इस प्रकार उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसको ध्यान समझिएगा। बोल रहा है कि यदि क्रिस्टल जालक में से कोई आयन, क्रिस्टल जालक में से कोई आयन अपना जालक बिंदु छोड़कर खाली स्थान यानी कि अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब थोड़ा सा इसका भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा गया है, जैसे कि इस दोष की खोज किसने की थी, याकोव फ्रैंकल, याकोव फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक ने 1926 ईस्वी में की थी। ठीक, अब फिर आगे बोल रहा है, यह दोष निम्न आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। कौन कौन से आयनिक क्रिस्टल हैं, AgCl, ZnS, AgBr, AgI। दोस्तों यदि आप लोग इस प्रकार से लिख देते हैं तो कॉपी चेक करने वाले पर आपका एक पॉजिटिव इफेक्ट जाता है। और देखिए मैंने यहाँ पर चित्र के साथ लिखा है, क्योंकि इसमें चित्र बनाने के लिए हमको बोला था। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के दोनों हैं। तो इसमें चित्र में हम लोग क्या बनाए हैं कि पहले तो हम लोग एक क्रिस्टल जालक बनाए हैं। ठीक, इसके अंतर्गत क्रिस्टल जालक में क्या होता है, एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन। यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर जो धनायन या ऋणायन में से कोई भी आयन होते हैं वो अपना जालक बिंदु छोड़कर, जालक बिंदु मतलब जिस स्थान पर वो हैं, वो अपना जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान यानी कि ये जो खाली स्थान बीच बीच में है इसमें चले जाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर जो धनायन है वो यहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया है, और यहाँ का जो ऋणायन है यहाँ का वो कहाँ चला गया है, यहाँ पर चला गया है। ठीक, तो क्या हो गया है, यहाँ पर जब ऋणायन यहाँ पर चला गया है और धनायन यहाँ पर चला गया है, तो ये कौन सा दोष हो गया, ये दोष हो गया हमारा फ्रैंकल दोष। ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं तीसरे का क। तीसरे का क क्या बोला है, नहीं तीसरे का क हो गया, तीसरे का ख देखना है। बोल रहा है तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही सरल, परंतु इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे, क्या बनाएंगे। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हूँ कि HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल धातुओं का ऑक्सीकरण 2 प्रकार से करता है। कैसे करता है, नाइट्रिक अम्ल धातुओं का ऑक्सीकरण 2 प्रकार से करता है। पहला तो है कौन सा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। पहले तो सांद्र HNO3 का अपघटन से ही हम लोग इसका समीकरण बनाएंगे, और ये बहुत मैं आप लोगों को इजी वे में समझाऊंगा। आप लोग इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है कि सांद्र HNO3 का अपघटन, यदि सांद्र है तो कैसे, जब 2 यहाँ पर HNO3 के जब हम लोग अपघटन कराएंगे, यदि सांद्र है तो पहले क्या बनेगा 2NO2 अर्थात नाइट्रिक डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा, और यहाँ पर एक नवजात ऑक्सीजन बनेगा। ठीक, ये किसका अपघटन है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। इस प्रकार अपघटन हो गया। फिर दूसरा है तनु नाइट्रिक अम्ल। तनु नाइट्रिक अम्ल का अपघटन किस प्रकार होगा कि HNO3 टूटेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और जल बनाएगा, और 3 परमाणु बनाएंगे नवजात ऑक्सीजन के। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सवाल में कहा है कि तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया, तो हम लोग किस किस की करानी है, तनु से भी करानी है और सांद्र से भी करानी है। तो सबसे पहले हम किससे करा लेते हैं, सांद्र से करा लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने लिखा क्या, प्रश्न 3 का ख उत्तर में Cu की यानी कॉपर की सांद्र HNO3 से क्रिया। जब हम लोग सांद्र HNO3 से कराते हैं तो इसके लिए हम लोग लाते हैं पहले सांद्र HNO3 का अपघटन वाला समीकरण। तो यहाँ पर हम लोगों ने सांद्र HNO3 का जो अपघटन वाला समीकरण है उसे लिख लिया है। उसे लिखने के बाद अब हम लोग लाएंगे कॉपर को। देखिए जब कॉपर को हम लोग लाएंगे तो कॉपर सीधे HNO3 से क्रिया नहीं करेगा, वह HNO3 से निकले हुए इस नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो यहाँ पर Cu है, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया किया तो बना लिया कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए अब ये कॉपर ऑक्साइड आएगा और इस HNO3 से क्रिया करेगा। कॉपर ऑक्साइड किससे क्रिया करेगा, HNO3 से क्रिया करेगा। तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पर बनाएगा CuNO3 का ट्वाइस अर्थात कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, जल बनाएगा। अब हम लोग यहाँ समीकरण को कैसे हल करते हैं ये देखिए। तो पहले देखिए यहाँ पर 2 अणु किसके हैं, 2 अणु यहाँ पर हमारे नाइट्रिक अम्ल के हैं बाएं साइड में, और यहाँ पर देखिए दाएं साइड में एक नवजात ऑक्सीजन, और दूसरे समीकरण में भी यहाँ पर बाएं साइड में एक नवजात ऑक्सीजन। तो बाएं और दाएं कट जाते हैं, यहाँ पर एक बायां है और एक दायां है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट गया। फिर नीचे आ जाइए दूसरे समीकरण में दाहिने साइड, दूसरे समीकरण में दाहिने साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, और तीसरे समीकरण में बाएं साइड कॉपर ऑक्साइड है। तो यहाँ पर बाएं यहाँ पर दाएं दोनों कट जाएगा। तो बचा क्या, देखिए पहले समीकरण में ऊपर की तरफ बचा 2 HNO3 और नीचे बचा 2 HNO3 तीसरे समीकरण में, और यहाँ पर बचा कॉपर दूसरे वाले में। तो पहले 2 और 2 कितने हो गए, 4 HNO3 बच गए, और दूसरे समीकरण से एक कॉपर बच गया। अब तीर का निशान लगाएंगे। अब दाहिने साइड जो जो बचे हैं हम लोग उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा है, 2 NO2 बचा, तो 2 NO2 लिख लेंगे, एक H2O यहाँ पर और एक H2O यहाँ पर, 2 H2O हो गया। और देखिए यहाँ पर CuNO3 सिर्फ बचा है तीसरे समीकरण में, तो उसको लिख लेंगे। अर्थात हम लोग का पूरा समीकरण क्या बन गया, 4HNO3 प्लस Cu, तीर का निशान 2NO2 प्लस 2H2O प्लस CuNO3 का ट्वाइस। ये है हमारा कॉपर का सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। यदि आप लोग इसको ऐसे याद रखेंगे, इसको अकेले याद रखेंगे, तो आप लोग ज़्यादा चांस है कि आप लोग इसे भूल जाएं।
मैंने कर देख चुका है। इसलिए मैंने आपको एक ऐसी विधि बताई है कि आप इसके माध्यम से इस समीकरण को आसानी से याद रख सकते हैं, इसको बना सकते हैं, आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए अगला है Cu की किससे, Cu की तनु HNO3 से क्रिया। जब तनु HNO3 से क्रिया कराएंगे तो हम लोग क्या लाएंगे, तनु वाला जो अपघटन वाला है HNO3 का उसको लाएंगे, यानी कि इस समीकरण को पहले लिखेंगे। तो जब इसको लिखेंगे तो लिख लिया यहाँ पर हमने 2HNO3 दीर्घ निशान 2NO प्लस H2O प्लस 3 नवजात ऑक्सीजन है 3O। फिर हम लोग कापर को लाएंगे और कापर की क्रिया किससे कराएंगे, नवजात ऑक्सीजन से, तो इससे क्या बन जाएगा, कापर ऑक्साइड बन जाएगा। फिर कापर ऑक्साइड को लाएंगे और इसकी क्रिया किससे कराएंगे, HNO3 से कराएंगे, जिससे क्या बन जाएगा, क्रिया से बनेगा हम लोग का कापर नाइट्रेट और जल बन जाएगा। अब तीनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले समीकरण में हम लोग गुणा कराएंगे कितने से, 3 से, और दूसरे समीकरण में हम लोग गुणा कराएंगे 3 से। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको समझ आ जाएगा। कितने कितने से मैंने गुणा कराया है दोनों में, पहले में मैंने कराया है 3 से और दूसरे में भी कराया है मैंने 3 से। जब 3 से गुणा होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पहले में 3 दूना 6 यानी कि 6 बार क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा, और 3 दूनी 6 बार NO बन जाएगा, 6 और 3 बार H2O, और 3 तरीके 9 बार O बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। आप लोग यहाँ पर देखिए कि हम लोग गुणा इसमें कराएंगे सेकेंड वाले में, अर्थात दूसरे समीकरण में कराएंगे हम लोग 3 से गुणा, और तीसरे वाले में हम लोग कराएंगे 3 से गुणा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले समीकरण में तो 3 O है, परंतु दूसरे वाले समीकरण में केवल 1 O है, अर्थात इसको बराबर करेंगे तभी तो कटेगा। जब इसमें 3 से गुणा होगा और ये बनेगा 3 O, तो ये इससे कट जाएगा। और जब तीसरे समीकरण में हम लोग 3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 3CuO, अर्थात 3 बार कॉपर ऑक्साइड। तो ये 3 बार कॉपर ऑक्साइड, इस 3 बार कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पर जो बनेगा उससे कट जाएगा। तो ओवरऑल बचेगा क्या, पहले समीकरण से बचा हमारे लोग का 2 HNO3, और तीसरे समीकरण से 3 दूना हो जाएगा 6 HNO3, और 6 और 2 मिलकर हो जाएगा कितना, 8 HNO3 मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ से बचा Cu, कितनी बार, 3 बार Cu बचा, क्योंकि यहाँ से उसमें गुणा होगा ना 3 में, दूसरे वाले समीकरण में देखेंगे तो 3 Cu मिल गया, 3 Cu मिल गया, तो इधर और बाकी सब चीज कट गया, तीर का निशान लगा देंगे। और बाएं साइड क्या बचा, पहले समीकरण से हम लोग को मिला 2 NO, क्या मिला, 2 NO, और 1 H2O ऊपर है और नीचे 3 H2O, कितना मिल जाएगा, नीचे 3 ऊपर 1 तो बन जाएगा 4 H2O, और नीचे की साइड में यहाँ पर जब 3 से गुणा होगा तो यह क्या बन जाएगा, 3CuNO3, कितने टाइम बन जाएगा, 3 टाइम CuNO3 का क्या बन जाएगा, 3 बार बन जाएगा, 3 बार CuNO3 का ट्वाइस बन जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समीकरण को समझ गए होंगे। फिर अब अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे नंबर का ग क्या बोल रहा है कि एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण की सहायता से समझाइए। एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो आप लोग हेडिंग डाल देंगे क्या, किस कौन सा वाला है, तीसरे का ग, एक दंतुर लिगेंड। एक दंतुर लिगेंड के अंतर्गत क्या लिखेंगे, ऐसे लिगेंड जिनके पास एक दाता परमाणु होता है एक दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से केवल एक उप सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। ठीक, अब दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा सा अब तेजी गति में बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब मैं वीडियो को थोड़ा, अब बातों को जल्दी जल्दी आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक, जैसे में Cl माइनस क्लोरिडो है, Cn साइनो, Na2 नाइट्रो, H3O हाइड्रोनियम आयन आदि, ये सब क्या है, एक दंतुर लिगेंड जो कि किससे, धातु आयन या परमाणु से केवल एक उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं, एक उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं, बस एक उपसंयोजक आबंध बनाते हैं। अब तीसरे नंबर का घ क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, क्या, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो देखिए तीसरे नंबर का घ क्वेश्चन है, आप लोग डाल दीजिएगा हेडिंग तीसरे नंबर का घ। एक तरफ लिख लीजिएगा ग्लूकोज, दूसरी तरफ लिख लीजिएगा फ्रक्टोज। इसमें पूछा है इनकी संरचनाओं में अंतर। तो देखिए ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज की संरचना में पहले आता है पहले नंबर पर CHO, फिर कार्बन यानी कि 6 कार्बन की श्रृंखला होती है जो कि इस प्रकार होती है। जबकि फ्रक्टोज में क्या होता है, पहले नंबर पे CHO न होकर के क्या इसमें होता है, C2OH होता है। इसमें भी 6 कार्बन की श्रृंखला होती है। ये डी ग्लूकोज का ये सूत्र है और ये डी फ्रक्टोज का सूत्र है। दोनों की संरचनाओं में आप लोग अंतर देख लीजिए। ठीक, अब आगे है, आगे क्या है, और आगे है अब जो ग्लूकोज की संरचना होती है अल्फा डी ग्लूकोज, इसकी जो संरचना बनती है ये पाइरेनोस संरचना होती है, जो कि किससे बनी होती है, पाइरेन से बनी होती है। किससे बनी होती है, पाइरेन से बनी होती है, पाइरेनोस संरचना, जो कि कुछ इस प्रकार होती है। जबकि जो फ्रक्टोज की संरचना होती है वो किसकी होती है, ये होती है फ्यूरेनेस को। किसकी होती है, फ्यू में लिख देता हूँ, फ्यूरेनोस। फ्यूरेनोस की संरचना होती है किसकी, फ्रक्टोज की। तो ये इन दोनों में मुख्य अंतर है। पहले तो इनका डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज में अंतर देख लीजिए, और फिर जो ग्लूकोज की संरचना होती है पाइरेनोस संरचना होती है, और जो फ्रक्टोज की होती है वो फ्यूरेनोस संरचना होती है। अब ये बात हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर का क। तीसरे नंबर तक हम लोग पूरा खत्म कर लिए, अर्थात दो दो नंबर के सारे प्रश्न हो गए हैं। अब चौथे नंबर से हम लोग का कौन सा 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो चौथे नंबर का प्रश्न क में है, एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। और अभिक्रिया दी गई है कि Zn सॉलिड से Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस से क्या बन रहा है, Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड बन रहा है। ठीक, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको देखिएगा कौन सा है, चौथे का क है। हल में लिखेंगे क्या, दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव, कितना दिया था मानक इलेक्ट्रोड विभव, ई सेल दिया है, ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट, कितना दिया है 1.1 वोल्ट। और हम लोग से पूछा क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा अर्थात G0 की वैल्यू पूछा है हमसे। ठीक, और यहाँ पर हम लोग को एक अभिक्रिया दिया गया है कि Zn सॉलिड क्या है, Zn सॉलिड है प्लस Cu2 प्लस से क्या बन रहा है, Zn2 प्लस प्लस Cu बन रहा है। ये एक क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया दी गई है। यहाँ पर पहले हम लोग इस अभिक्रिया में पता लगाएंगे कि यहाँ पर n का मान क्या है। n का मान मतलब इसमें इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इस रेडॉक्स अभिक्रिया की अर्ध अभिक्रिया। अर्ध अभिक्रिया में क्या है कि जो Zn सॉलिड है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है और बना रहा है Zn2 प्लस। ठीक, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है Zn, 2 इलेक्ट्रॉनों का। और यहाँ पर जो Cu है वो क्या कर रहा है, जो Cu है वो जो Cu2 प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर Cu2 प्लस ग्रहण कर रहा है और Cu सॉलिड में बदल जा रहा है। अर्थात इस अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इज इक्वल टू कितना है, 2 है। फिर हम लोग निकालेंगे क्या, मानक गिब्स ऊर्जा। मानक गिब्स ऊर्जा अर्थात G0 बराबर जो सूत्र होता है वो होता है -NF सेल, जहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यहाँ n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। F क्या है, F हमारा यहाँ पर यहाँ पर F हमारा एक कूलाम का क्या है, एक मान है। और यहाँ पर E0 क्या है, सेल का, ये जो E0 सेल है ये हम लोग का ये विभव है। तो यहाँ पर हम लोग G0 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो G0 की वैल्यू कैसे निकलेगी, लिखेंगे G0 इज इक्वल टू -2, यहाँ पर माइनस लगा है 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 2। और जो यहाँ पर जो F है वो फैराडे नियतांक है, इसे क्या बोलते हैं, फैराडे नियतांक, जिसका वैल्यू कितनी होती है 96,500। और E0 सेल की वैल्यू दिया है 1.1 वोल्ट। तो जब हम लोग इसका पूरे का गुणा कराएंगे तो आएगी वैल्यू कितनी,
21 23 डबल जीरो जूल कितने में आएगी? जूल में आएगी। तो इसको हम लोग किलो जूल में बदलेंगे। किलो जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम लोग नीचे 1000 से भाग करेंगे तो ये बदल जाएगा किस में? किलो जूल में। तो जो जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 212.3 किलो जूल। तो ये हम लोग का चौथा प्रश्न हो गया, चौथे का क। अब हम लोग आगे देखेंगे चौथे का ख नंबर। ठीक दोस्तों, यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम लोग इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। तो आप ही लोगों के लिए, आप ही लोगों पर हम डिपेंड हैं। तो देखिए चौथे का ख नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखी हैं। टिप्पणी करनी है। दो चीज दिए हैं, पहला क्या है? विद्युत कण संचलन, और दूसरा क्या है? स्कंदन। तो चौथे का ख देखिएगा क्या दिया है? हेडिंग डाल देंगे विद्युत कण संचलन। इसके अंतर्गत लिखेंगे क्या कि कोलाइडी कण आवेशित कण होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो कोलाइडी कण होते हैं कैसे होते हैं? आवेशित कण होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। जब कोलाइडी विलयन में इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है, जैसे कि मैंने आप लोग को इससे पहले वो जो एक टॉपिक था उसमें मैंने बताया था कि विद्युत अपहरण में बताया था आप लोग को। अतः जब कोलाइडी विलयन में इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है तो कोलाइडी कण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं, क्योंकि जो धनात्मक अशुद्धियां हैं वह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर, और जो ऋणात्मक अशुद्धियां हैं वह धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगती हैं। ठीक, तो कोलाइडी कण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। कोलाइडी कणों की इस प्रकार की गति को विद्युत कण संचलन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में रिपीट करता ही करता है। ठीक, ये तो हो गया विद्युत कण संचलन। इसके लिए कितने नंबर है? 1.5 नंबर इसके लिए हैं। और एक टॉपिक और है इसके अंतर्गत, वो क्या है? स्कंदन। ठीक, स्कंदन को क्या लिखेंगे हम लोग? स्कंदन में कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के विपरीत आवेशित आयन वाले, जैसे कि यदि कोई कोलाइडी विलयन है उसके विपरीत, यदि कोलाइडी विलयन ऋणात्मक है तो हम लोग जो धनात्मक आयन वाला कोई एक क्या लाएंगे? विद्युत अपघट्ट लाएंगे। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के विपरीत आवेशित आयन वाले विद्युत अपघट्ट की उचित मात्रा मिलाने पर कोलाइडी कण उदासीन होकर तली में बैठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? ये भी 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस प्रकार 1.5 कितने हो गए? 1 से 1/2 प्लस 1 सही 1/2 बराबर कितने हो गए? 3 हो गए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। फिर अब अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे का ग। चौथे ग नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एनिलीन के नाइट्रोकरण की विधि और अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल रासायनिक समीकरण लिखना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। परंतु मैंने आप लोग को थोड़ा सा समझा दिया। क्यों? क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। केवल रासायनिक समीकरण लिखने से मुझे नहीं लगता है कि एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। ठीक, तो चौथे का ग आप लोग हेडिंग डाल लेंगे। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? एनिलीन का नाइट्रोकरण। इसके अंदर लिखेंगे सांद्र HNO3 द्वारा एनिलीन का नाइट्रीकरण सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर आर्थो तथा पैरा उत्पाद के साथ क्या बनता है? मेटा उत्पाद भी बनता है। यदि हम एनिलीन का नाइट्रोकरण किसकी उपस्थिति में? HNO3 के द्वारा एनिलीन का नाइट्रोकरण H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थो पैरा के उत्पाद के साथ साथ मेटा उत्पाद भी प्राप्त होता है। ये है एनिलीन का नाइट्रोकरण। इसकी थोड़ा सा समीकरण देख लेते हैं इसका। क्या यहाँ पर एनिलीन है, यहाँ पर किससे से क्रिया हो रही है? एनिलीन की क्रिया हो रही है नाइट्रिक अम्ल से, जो कि सांद्र है किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक, तो क्या बन रहा है? एक तो बन रहा है हम लोग का आर्थो, यहाँ पर क्या बन रहा है? आर्थो नाइट्रोएनिलीन, और एक बन रहा है मेटा नाइट्रोएनिलीन, और एक बन रहा है पैरा। यहाँ पर पैरा है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मेटा है, यहाँ पर आर्थो है। ठीक, तो 3 प्रकार के एनिलीन बन रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बन रहा है पैरा नाइट्रोएनिलीन 51% बन रहा है। यहाँ पर 3 नंबर का जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये हम लोग का कंप्लीट हो गया।
अब आगे देखते हैं चौथे नंबर का घ क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर चौथे नंबर का ग तक हो गया है, अब चौथे नंबर का हम लोग घ देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या कहा है कि बोल रहा है ग्लूकोज की निम्नलिखित से रासायनिक ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है NH2OH और दूसरा है HCN। ये भी हम लोग कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन, अर्थात 3 नंबर के दोनों क्वेश्चन है। तो हम लोग लिखेंगे कि कौन सा है ये, चौथे का घ है। कौन सा है, चौथे का घ। तो इसके अंतर्गत देखिएगा आप लोग, चौथे का घ, चौथे घ में पहले से किससे कराना है, ग्लूकोज की किससे करानी है, ग्लूकोज की हम लोग करानी है हाइड्रोक्सिल एमीन अर्थात NH2OH से करानी है। किसकी क्रिया, ग्लूकोज की क्रिया करानी है। तो जब हम लोग ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन अर्थात NH2OH से कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज ऑक्सिम बनता है, जिसका सूत्र ये रहा। आप लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे ध्यान से तो आप लोग इस ग्लूकोज की सारी रासायनिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज ऑक्सिम बनाता है, जिसका सूत्र ये है, और साथ में जल भी बनाता है। ये तो हो गया पहले नंबर का, अर्थात 1.5 नंबर का हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखिए, दूसरा बोल रहा है कि ग्लूकोज की क्रिया, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की क्रिया करानी है HCN से अर्थात हाइड्रोजन साइनाइड से करानी है ग्लूकोज की क्रिया। ठीक, फिर हाइड्रोजन साइनाइड से करानी है, तो जब हाइड्रोजन साइनाइड से ग्लूकोज की क्रिया होगी तो क्या बनेगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है, जिसका सूत्र कुछ इस प्रकार है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये भी कितने मार्क्स का हो गया, 1.5 मार्क्स का, अर्थात 1.5 पूरे कितने हो गए, 3 मार्क्स के हमारे पास ये क्वेश्चन हो गए। अब 4 नंबर तक का हम लोग का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आप लोग के लिए देखिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो चलिए बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन, 5वें का क देखिए, 5वें का क क्वेश्चन पढ़िए। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये हम लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन है। एक 2.5 नंबर का और एक 1.5 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो बोला है परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, तो हेडिंग क्या डालेंगे 5वें नंबर का क में, परासरण दाब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखकर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब, अतिरिक्त न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। जैसे कि यदि ये कोई पात्र है, यदि ये कोई पात्र है, इधर कोई विलयन है और इधर कोई शुद्ध विलायक है, और ये अर्धपारगम्य झिल्ली से इसको अलग अलग किया गया है। यदि इस विलयन पर कोई अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, किसके लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए यदि विलयन पर अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, तो ये जो अतिरिक्त दाब है यही कहलाता है परासरण दाब। ठीक दोस्तों, फिर बोलना है क्या, परासरण दाब को दाब कहलाता है, इसे पी या पाई से निरूपित करते हैं। परासरण दाब को किससे निरूपित करते हैं, पी या पाई से। ये 1 मार्क्स का, या हम लोग कितने मार्क्स का, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 1 मार्क्स लिखा गया गलती से मुझसे। ठीक, फिर आगे बोल रहा है कि परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध भी बताना है, तो लिख देंगे आप परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे कि बायल वांट हाफ नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। बायल वांट हाफ नियम यही ना कहता है कि किसी विलयन का जो स्थिर ताप पर जो उसका परासरण दाब होता है, अर्थात जो पी होता है, वो किसके, उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात पी प्रोपोर्शनल सी, जहाँ सी क्या है, कंसंट्रेशन है, अर्थात सांद्रता है। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। फिर आगे चार्ल्स वांट हाफ नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, चार्ल्स वांट हाफ नियम के अनुसार, चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या कहता है कि स्थिर सांद्रता पर, वहां पर क्या था, स्थिर ताप था, यहाँ पर बोला स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब
उसके परम ताप अर्थात T के समानुपाती होता है। जो पराशर दाब होता है वो किसके समानुपाती होता है? उसके परम ताप अर्थात T के समानुपाती होता है। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर पहले क्या था, P प्रोपोर्शनल C था और यहाँ पर था P प्रोपोर्शनल T। तो P क्या हो जाएगा, दोनों के प्रोपोर्शनल हो जाएगा अर्थात P प्रोपोर्शनल C इंटू टी। अब क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे। उससे पहले हम लोग C की वैल्यू रखेंगे। C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी N/V, जहाँ N क्या है, N है विलय के मोलों की संख्या और V क्या है, V है विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किसमें है, लीटर में, अर्थात C की वैल्यू क्या हो जाएगी, N/V हो जाएगी C की वैल्यू। ठीक, तो P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, N/V इंटू टी। फिर देखिए, जब हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है R, या यहाँ पर R की जगह हम लोग S भी लिख सकते हैं। R हो जाता है R इंटू N/V इंटू टी बन जाता है। ठीक, जहाँ जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ R क्या है, विलयन स्थिरांक बोलते हैं। R को क्या बोलते हैं, विलयन स्थिरांक, जिसका मान क्या होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल प्रति डिग्री। ये इसका मात्रक है। तो उतना आप लोग को डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ R की वैल्यू आप लोग को पता होनी चाहिए, कितनी होती है 0.0821। ठीक, तो यहाँ से यदि हम लोग इस V का गुणा हम लोग यदि P से करा दें तो क्या बन जाएगा, PV बन जाएगा। PV इज इक्वल टू NRT, या PV इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं NST भी लिख सकते हैं। ठीक, इतना ही हम लोग को, यदि आप इतना ही लिख देंगे तभी हम लोग को पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि उसने हमसे क्या कहा था कि विलय के मोलों के द्रव्यमान। तो यहाँ थोड़ा सा बदल लीजिए आप, उसने बोला विलय के मोलों का द्रव्यमान और पराशर दाब में संबंध। ठीक, तो यहाँ पर तो पराशर दाब तो है, परंतु यहाँ पर विलय के मोल अभी नहीं हम लोग लिखे हैं, तो वहां पर करेंगे। तो पीवी इज इक्वल टू यहाँ पर एन क्या है, मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। तो जब विलय के मोलों की संख्या को हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर विलय का भार बटे विलय का अणु भार R इंटू टी। तो ये रहा हम लोग का विलय का अणु भार, ये रहा हम लोग का पराशर दाब। इन दोनों के मध्य हम लोग को संबंध बताना था। तो हम लोग पहले m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब m को इधर भेजेंगे तो W R और T ऊपर बचेंगे तो उनका गुणा हो जाएगा और नीचे PV आ जाएगा, तो P इंटू V कर देंगे। इतना पूरा संबंध हम लोग का किसमें है, ये हम लोग का पराशर दाब P और विलय का जो मूलर द्रव्यमान M में संबंध है। यहाँ पर ये 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ठीक, ये हो गया 5वें नंबर का क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं 5वें नंबर के ख क्वेश्चन पर। ठीक, तो क्वेश्चन को पढ़िएगा। बोल रहा है 5वें नंबर का ख कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक। ठीक, तो देखिएगा 5वें नंबर का ख हेडिंग डाल देंगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है। किसकी इकाई, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है। फिर बोल रहा है कि उसका व्यंजक भी पता करना है शून्य कोटि अभिक्रिया का। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक हम लोग हेडिंग डाल देंगे। फिर इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे कि हम लोग पहले बनाएंगे कि माना निम्न अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। पहले तो एक समीकरण बनाएंगे कि ये समीकरण को R इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख दें, उत्पाद। ये अभिक्रिया को हम लोग क्या मान लिए कि ये एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। फिर बोलते हैं कि तब अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, -dR/dt बराबर K इंटू R की पावर 0। R की पावर 0 क्यों, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ पर कोटि हम लोग को शून्य दिखानी पड़ेगी। जब हम लोग जानते हैं जब किसी की पावर शून्य होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर K इंटू जो R है उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो केवल बच जाएगा K। तो जब K बच जाएगा तो हम लोग dt का गुणा किस में करा देंगे, K में करा देंगे। तो क्या बन जाएगा, -dr बराबर K dt। ठीक, यहाँ K शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तब जब -dr का समाकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -r,
और जब के डी टी का समाकलन करेंगे तो के क्या है, एक स्थिरांक है तो वो बाहर आ जाएगा, और डी टी का जब समाकलन होगा तो मिल जाएगा टी। तो क्या बन जाएगा, माइनस आर इज इक्वल टू के इंटू टी, और एक प्लस में क्या आ जाएगा सी। यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर सी एक समाकलन अचर है जो कि हमेशा आता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर हम लोग इसी समाकलन अचर का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि जब जब t बराबर 0 अर्थात जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो समय क्या होगा, 0 होगा, जाहिर सी बात है। तब अभिकारक क्या होगा, अभिकारक की जो मात्रा होगी r होगी वो r0 होगी, अर्थात अभिकारक भी अभी कुछ खत्म नहीं हुआ होगा। जब अभिक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है तो अभिकारक पदार्थ खत्म कैसे होगा, अर्थात अभिकारक पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहेगा। तब क्या हो जाएगा, तब समीकरण 1 में जब हम लोग इसको माने हैं माइनस आर इज इक्वल टू कितना माने हैं, के टी प्लस सी जो माने हैं इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 मान लिए हैं। तो बोल रहे हैं समीकरण 1 में टी बराबर 0 तथा आर बराबर आर नॉट रखने पर, अब यहाँ पर आर हम लोग क्या रखेंगे, आर नॉट रख देंगे और टी की जगह रख देंगे 0 प्लस सी। यहाँ से सी की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, सी की वैल्यू निकल जाएगी माइनस R0। ठीक, ये निकल गई। पुनः पुनः समीकरण 1 में c बराबर माइनस R0 रखने पर, अब क्योंकि हम लोग c का मान निकाल लिए हैं तो हम लोग किस में जाएंगे, अब हम लोग इस पहले समीकरण में जाएंगे, यहाँ पर c की वैल्यू रख देंगे, तब क्या मिल जाएगा, माइनस r बराबर के टी माइनस आर नाट। अब क्या करेंगे, आर नाट को इधर भेज देंगे और के टी की वैल्यू निकालेंगे, तो के टी इज इक्वल टू मिल जाएगा हम लोग को आर नाट माइनस क्या, सिर्फ आर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं यदि यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आर नाट ए मोल प्रति लीटर, अब कंडीशन बना रहे हैं, यदि आर नाट जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता वो ए मोल लीटर हो, कितनी हो, ए मोल लीटर हो, तथा टी समय पश्चात, कितने समय पश्चात, टी समय पश्चात सांद्रता जो हो आर से कितनी हो जाए, जो आर हो जाए वो कितनी हो जाए, ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर हो, टी समय बाद सांद्रता घट जाएगी, तब क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से के टी तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब जो प्रारंभिक सांद्रता थी वो घट कर कितनी हो जाए, प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, ए थी, और टी समय बाद सांद्रता कितनी हो गई, ए माइनस एक्स हो गई, अर्थात उसमें से कुछ घट गया, कुछ पोर्शन घट गया। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ए माइनस में ए और ये माइनस कर देगा इसको प्लस, तो ए से तो ए कट जाएगा और यहाँ से एक्स बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से के टी बराबर में एक्स, के टी बराबर में एक्स, तो यहाँ से के अर्थात स्थिरांक का मान मिल जाएगा, वेग स्थिरांक का, तो एक्स बाई टी। यह है शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का सूत्र, जहाँ x बराबर टी समय पश्चात विघटित मात्रा, किसकी, अभिकारक की विघटित मात्रा। ये कितने नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, ये था 3 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन ये था। अब देखिए 5वें का ख हो गया, अब 5वें का ग देखिए, कौन सा क्वेश्चन, 5वें का ग पढ़िए। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। क्या लिखिए, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। तो हेडिंग क्या डाल देंगे हम लोग, कौन सा कर रहे हैं, 5वें का ग कर रहे हैं, 5वें का ग। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1 से 10 तक NS अर्थात nवीं कक्षा S उपकोष में कहाँ तक भरेगा, 1 से 2 तक भरेगा। ये क्या होता है, ये हम लोग का संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हम लोग का ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। फिर आगे लिखेंगे, संक्रमण तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण निम्न है। 3 गुण लिखने के लिए कहा है, हम लोग 3 गुण लिख देंगे। कौन कौन से, तो देखिए पहले हम लोग लिखा उत्प्रेरक गुण, परिवर्ती संयोजकता तथा उपलब्ध रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण विभिन्न संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनकी डी उपकोष खाली होने के कारण ये किस रूप में कार्य करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि कुछ तत्व हैं डी ब्लॉक के, जैसे कि Fe है, Pt है, Pd है, निकिल है, वेनेडियम पेंटाक्लोराइड एक यौगिक है, ये सब किस रूप में कार्य करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गई। अब डी ब्लॉक तत्वों की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि उनका एक विशिष्ट रंग होता है। फिर देखिए बोल रहे हैं कि डी ब्लॉक के धातुओं के अधिकांश यौगिक
ठोस या विलयन की अवस्था में रंगीन होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल के तत्वों के बाह्य कक्षक अपूर्ण होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं, जिस कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रकाश को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिस कारण एक स्पेक्ट्रम बनता है और उनका एक विशिष्ट रंग होता है। तो क्या क्या होता है, जैसे कि टाइटेनियम+3 बैंगनी कलर का होता है, Ni2+ हरा होता है, Cu2+ नीला होता है। ये सब क्या है, डी ब्लॉक के तत्व ही तो हैं। ये तो दो प्रॉपर्टी हो गई। अब अगली प्रॉपर्टी देख लीजिए, चुंबकीय गुण। अब क्या होते हैं, डी ब्लॉक तत्व कौन से गुण दिखाते हैं, चुंबकीय गुण भी दिखाते हैं। जैसे कि क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मैं माइक सही कर लूं। ठीक, संक्रमण तत्वों में क्या होता है, संक्रमण तत्वों में n-1 उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के चक्रण गति के कारण, कौन सी गति के कारण, चक्रण गति के कारण, इस चक्रण गति के कारण परमाणु में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। डी ब्लॉक तत्वों के n-1 उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है, चक्रण गति के कारण परमाणु में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि Sc अर्थात स्कैंडियम+3 क्या है, प्रति चुंबकीय है, और Cu2+ क्या है, अनुचुंबकीय है, और Zn2+ प्रति चुंबकीय है आदि। ये कितने नंबर का क्वेश्चन हम लोग का हो गया, ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला है पांचवे का घ नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। बोल रहा है उपसह संयोजन यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन है, उपसह संयोजन यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो पांचवे का घ हेडिंग डालेंगे, उपसह संयोजन यौगिकों के लिए वर्नर का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कि वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने उपसंयोजक यौगिकों के गुणों एवं संरचनाओं की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या किया, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे वर्नर का उपसंयोजक यौगिकों का सिद्धांत कहते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या बताया, वर्नर के सिद्धांत के अनुसार उपसंयोजक यौगिकों में उपस्थित धातु निम्न 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। जो धातु परमाणु होता है उपसंयोजक यौगिक में, वो 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो पहला क्या है दोस्तों, प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है तथा आयनन योग्य होती है, अर्थात विलयन में आयन देती है। ठीक, फिर क्या लिखेंगे आगे हम लोग, प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋणायनों को उपसंयोजक यौगिक में कोष्ठक के बाहर रखा जाता है। इस प्रकार ये बाह्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं। जो प्राथमिक संयोजकता होती है उनसे जो जुड़े ऋणायन होते हैं उनको कोष्ठक से बाहर लिखा जाता है। फिर अगली पॉइंट है सी, इनकी प्रकृति अदिशात्मक होती है, जिस कारण ये उपसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। क्योंकि इनकी प्रकृति क्या होती है, अदिशात्मक। जब इसमें कोई दिशा ही नहीं होगी, जब दिशा का निर्धारण ही नहीं करेंगे तो किसी की ज्यामिति कैसे बता पाएंगे, इसलिए ये ज्यामिति का निर्धारण नहीं करते, उनके लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। अगली पॉइंट है डी नंबर, इन्हें बिंदुदार रेखा से निरूपित या प्रदर्शित किया जाता है। ये तो बात हो गई हमारे की प्राथमिक संयोजकता की। अब आगे देखिए, वर्नर ने बताया था एक प्राथमिक होती है, एक क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता होती है। तो द्वितीयक संयोजकता में क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट में, प्रत्येक धातु परमाणु की द्वितीयक संयोजकता की संख्या निश्चित होती है। यह संख्या धातु परमाणु की समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या कहलाती है। बेसिकली हम लोग इसको इस प्रकार समझें कि जितने भी लिगेंड होते हैं, जो धातु परमाणु से जो लिगेंड होते हैं, वो जैसे कि यदि कोई Fe धातु परमाणु है तो इससे जितने भी लिगेंड जुड़े होंगे उनकी जितनी संख्या होगी वही क्या होगी, द्वितीयक संयोजकता होगी। मान लीजिए यहाँ पर Cn है, यहाँ पर Cn है, यहाँ पर भी Cn है,
यहाँ पर भी CN है। और इस शब्द किससे जुड़े हैं? उपसंयोजक आबंध से। तो 4 है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? संयोजकता की, द्वितीयक संयोजकता की संख्या 4 हो जाएगी। अब आगे बी नंबर में देखिए, बी नंबर में क्या है? इनकी संतुष्टि से उपसंयोजक यौगिक के संकुल भाग का निर्माण होता है, अर्थात इनको कोष्ठक के भीतर रखा जाता है, संकुल का निर्माण होता है इनकी संतुष्टि से। ठीक, ये पॉइंट, ये बहुत अच्छी पॉइंट है। ये ऋणायनों, धनायनों व उदासीन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होते हैं, यानी कि ये सभी से संतुष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ऋणायन से ही संतुष्ट हो, ये धनायन, ऋणायन तथा उदासीन परमाणुओं से भी संतुष्ट होते हैं या होती हैं। ठीक, अब आगे है पॉइंट डी पॉइंट में, ये विलयन में आयनित नहीं होते हैं, क्योंकि ये किससे बने हैं? ये आबंध क्या है? ये उपसंयोजक आबंध से जुड़े हैं, और उपसंयोजक आबंध विलयन में आयनित नहीं होता है। ठीक, इसी से जुड़े हैं। फिर अगली पॉइंट है ई नंबर, द्वितीयक संयोजकता से जुड़े लिगेंडों को कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। मैंने बताया था आपको, इनकी प्रकृति क्या होती है? दिशात्मक होती है, जिस कारण ये उपसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। जो द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं, ये उपसंयोजक यौगिकों के ज्यामिति का निर्धारण करती हैं, जो कि प्राथमिक संयोजकताएं ऐसा नहीं करती। अब मैंने एक एग्जाम्पल से इसको पूरा क्लियर किया है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया किसका? हेक्सा हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का मैंने क्या लिया है? एग्जाम्पल लिया है। इसके हिसाब से समझिए कि यहाँ पर जो NH3 है, ये क्या है? द्वितीयक संयोजकता है। जो NH3 है, ये क्या है? द्वितीयक संयोजकता है। और जो Cl है, यहाँ पर क्या है? प्राथमिक संयोजकता है। Cl3 क्या है? प्राथमिक संयोजकता है, और NH3 द्वितीयक संयोजकता है। मैंने एक बात आपको बताना भूल गया कि जो द्वितीयक संयोजकताएं हैं, इसे हम लोग कैसे निरूपित करते हैं? एक सतत लाइन से, अर्थात बिना टूटी हुई लाइन से इसको निरूपित करते हैं, सीधी लाइन से। ठीक, तो यहाँ पर मैंने दिखाया है इसमें कि यहाँ पर जो जो CO है, अर्थात कोबाल्ट है, ये क्या है? धातु परमाणु है। इससे NH3 जुड़ा है, NH3 जुड़ा है, NH3 यहाँ, NH3 यहाँ, NH3 यहाँ, NH3, 6 परमाणु जुड़े हैं NH3 के। तो ये किससे जुड़े हैं? सीधी लाइन से, अर्थात सतत लाइन से जुड़े हैं। ये किसको दिखा रहा है? द्वितीयक संयोजकता को दिखा रहा है। जबकि यहाँ पर जो Cl है, ये डॉटेड डॉटेड लाइन से जुड़े हैं, जो कि बता रहा है कि यह प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए हैं। फिर क्या कर रहे हैं? फिर ये तो हो गया। अब बात आती है अगले प्रश्न की। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने 5वें नंबर का घ तक कर लिया है, अर्थात 4-4 नंबर वाले प्रश्न कर लिए हैं। अब आगे है 6ठे नंबर का क प्रश्न। 6ठे नंबर का क प्रश्न बोल रहा है कि अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि का नामांकित चित्र देते हुए प्रक्रिया एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। अमोनिया की पहला कॉपर सल्फेट के साथ तथा दूसरा सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, या फिर इसे कहते हैं इसका औद्योगिक निर्माण। अमोनिया का औद्योगिक निर्माण। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए नाइट्रोजन व ऑक्सीजन को 1:3 के अनुपात में लेकर 500 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडल दाब पर Fe अर्थात लोहा, Fe उत्प्रेरक एवं मोलिब्डेनम MO उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में गर्म करने पर अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। फिर अब देखिए इसका रिएक्शन है, क्या है? यहाँ पर N2 है और 3H2, यहाँ पर कितने अनुपात में? 1:3 के अनुपात में है। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितने अनुपात में? 3 अनुपात में। क्या क्या लिया गया है? यहाँ पर Fe लिया गया है उत्प्रेरक, और MO लिया गया है मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में। ठीक, और तापमान कितना है? 500 डिग्री सेल्सियस, और 2 वायुमंडलीय दाब है, 200 वायुमंडलीय दाब है। तो क्या बन रहा है? NH3 बन रहा है, और यहाँ पर 63,400 कैलोरी ऊर्जा निकल रही है। अब देखिए इसका नामांकित चित्र मैंने बनाया है, आप लोग के बुक में भी दिया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अमोनिया बनाने के लिए ये पूरा चित्र है। ठीक, अब मैं नीचे आ जाता हूँ। इस
इस विधि से अमोनिया 10 से 15% निर्मित होती है। मात्र कितने परसेंट निर्मित होती है? 10 से 15%। क्योंकि हैबर प्रक्रम एक उत्क्रमणीय या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, इसके पश्चात आयतन में कमी आ जाती है, अतः अमोनिया का उत्पादन बढ़ाने के लिए लाशातेलीय किसका नियम? लाशातेलीय नियम के अनुसार दाब अधिक तथा ताप कम होना चाहिए। ऐसा करने से अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त होती है। यदि आप इतना लिख देते हैं तो आप लोगों को कितना नंबर मिल जाएगा? 3 नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अमोनिया के गुण लिखने हैं, अमोनिया की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखनी हैं। ठीक, तो देखिए अमोनिया के गुण। अमोनिया क्या क्या गुण है? अमोनिया एक तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है। कैसी है? तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है। दूसरा, अमोनिया को सूंघने पर आंखों में से पानी आ जाता है तथा आंखों में जलन पैदा हो जाती है। ठीक, फिर तीसरे में है, यह जल से क्रिया करके दुर्बल क्षार NH4OH बनाता है। ये क्या है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए NH3 जल से क्रिया कर रहा है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बना रहा है। ठीक, दूसरी इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, यह HCl से क्रिया करके NH4Cl देता है, जो कि एक लवण है अर्थात अमोनियम क्लोराइड है। NH3 है यहाँ पर और यहाँ पर HCl है, दोनों क्रिया से क्या बन रहा है? अमोनियम क्लोराइड बन रही है। फिर आगे कर रहा है, ये कुछ और अभिक्रियाएं दी गई हैं क्लोरीन की। यह क्लोरीन से 2 प्रकार से क्रिया करती है। कौन? अमोनिया। अमोनिया क्लोरीन से कितने प्रकार से क्रिया करती है? 2 प्रकार से। पहला क्या है? आधिक्य में। कैसे क्रिया करती है? आधिक्य में क्रिया करती है। जब आधिक्य में क्रिया करती है तो अमोनिया को 8 बार ले आता है, क्लोरीन को 3 बार। ऐसा कराते तो क्या बनता है? 6 टाइम NH4Cl प्लस N2 बनता है। ठीक, और जब क्लोरीन को अधिक में ले आता है और अमोनिया को कम लिया जाता है, तब NCl3 नामक एक विस्फोटक पदार्थ बनता है। NCl3 नामक क्या बनता है? एक विस्फोटक पदार्थ बनता है। ये तो हो गए अमोनिया के, क्या हो गए? अमोनिया के उपयोग हो गए, अमोनिया के लक्षण हो गए, गुण हो गए। अब अमोनिया के उपयोग भी बचे हैं। ठीक, अमोनिया का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, उर्वरकों एवं विस्फोटकों के निर्माण में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, कपड़ों से चिकनाई दूर करने में, यूरिया के निर्माण में। इतने जगह अमोनिया का प्रयोग होता है। ठीक, ये तो बात हो गई। अब आगे देखिए, आगे अब लोग यहाँ पर हम लोग को बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे जो कि अथवा में रहेंगे। तो छठे नंबर का ख प्रश्न है, क्या नहीं, छठे नंबर के ख का अथवा वाला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला क्या है? कोल्बी अभिक्रिया, दूसरा राइमर टीमन अभिक्रिया और तीसरा है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो पहला मैंने लिख लिया है, पहले में राइमन टीमन अभिक्रिया। राइमन टीमन अभिक्रिया, इसके लिए हेडिंग डाल दीजिएगा पहले आप लोग। इसके अंदर लिखिएगा, जब फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफार्म एवं NaOH किया, जब फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफार्म एवं NaOH या KOH के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है तो क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसकी अभिक्रिया के लिए मैंने यहाँ पर समीकरण लिख दिया है। यहाँ पर फिनाल है और ये क्या है? फिनाल की अभिक्रिया किससे हो रही है? क्लोरोफार्म से हो रही है और NaOH या KOH से कितने डिग्री सेल्सियस पर? 60 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है। तो क्या बन रहा है? सैलिसल्डिहाइड बन रहा है। इस अभिक्रिया को राइमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे नंबर में मैंने लिखा है कोल्बे अभिक्रिया। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? जब फिनाल की क्रिया NaOH से कराई जाती है तो सोडियम फिनाक्साइड बनता है, जिसकी CO2 से क्रिया कराने के बाद जल अपघटन कराने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका रासायनिक समीकरण देख लीजिए कोल्बे अभिक्रिया का। फिनाल की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है? NaOH से। फिर जब इसका जल अपघटन करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हम लोग को? ये फिनाक्साइड आयन मिल रहा है। फिर इस फिनाक्साइड आयन की किससे करा रहे हैं? CO2 से करा रहे हैं।
तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है कुछ नया बीज का पदार्थ, फिर जब उसके जल अपघटन करा रहे हैं तो हम लोग को मिल रहा है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कोलवी अभिक्रिया। फिर आगे बढ़िए, तीसरे नंबर पे है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक, जब सोडियम एल्काक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ईथर के निर्माण के लिए ज़्यादातर ये विधि प्रयोग होती है। जैसे कि मैंने लिख दिया आर एक्स है, अर्थात कोई एल्कलाइड है, और यहाँ पर NaOR है, अर्थात सोडियम का कोई एस्टर है। फिर जब यहाँ से रिएक्शन हो रही है तो क्या बन रहा है? एक ईथर बन रहा है और NaCl निकल रहा है। उसी के आधार पर मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल सेट कर दिया है। जैसे क्या मेथिल क्लोराइड है, यहाँ पर एथिल क्लोराइड कैसे लिखा गया है? यहाँ पर मेथिल क्लोराइड है ना, मेथिल क्लोराइड है, और यहाँ पर सोडियम एसीटेट है, और फिर क्या है? यहाँ पर क्या बन रहा है? एथिल मेथिल ईथर बन रहा है। यहाँ पर एथिल, यहाँ पर मेथिल और ईथर है, वो से ईथर, एथिल मेथिल ईथर यहाँ पर बन रहा है, और NaCl उसका उत्पाद के रूप में निकल रहा है। ये तो बात हो गई। अब आते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। ठीक, 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 7वें का क कि क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, नाइट्रोकरण, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखना है, आपको उसके बारे में बताना नहीं है। ठीक, आपको एक समीकरण पर मेरे हिसाब से एक प्रश्न, एक नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है? क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण। तो 7वें का डाल देंगे आप लोग हेडिंग हैलोजनीकरण, हैलोजनेशन। क्लोरोबेंजीन का करना है हम लोग को हैलोजनेशन। तो क्या करना पड़ेगा? पहले हैलोजन लाएंगे। क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे? Cl से कराएंगे Fe की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा? आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये हो गया हैलोजनीकरण। फिर दूसरे नंबर पे है नाइट्रीकरण, यानी कि नाइट्रेशन। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे? HNO3 से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा? आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और एक पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बन जाएंगे। फिर आगे है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण इंग्लिश में कहते हैं सल्फोनेशन। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में की जाती है, जब उसको गर्म किया जाता है H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है? आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। फिर आता है फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला है फिडल क्राफ्ट एसिलीकरण, यानी कि एसाइलेशन। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम लोग कराते हैं एस्टिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो क्या बन जाता है? आर्थोक्लोरो एसिटोफिनान बनता है और पैरा क्लोरो एसिटोफिनान बनता है। अब फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण की बात कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसके अंतर्गत हम लोग क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराते हैं? मेथिल क्लोराइड से कराते हैं निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में। ठीक, तो क्या बनता है? तो बनता है आर्थोक्लोरोटालुइन और पैराक्लोरोटालुइन। यहाँ पर दो उत्पाद बनते हैं, आर्थो और पैरा, आर्थो और पैरा। फिर अंतिम अभिक्रिया उसने कहा था कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का भी समीकरण दीजिए। तो जब हम लोग क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ सोडियम के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बन जाता है? टालुइन बनता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये तो हम लोग का 7वें नंबर का प्रश्न हो गया। अब देखते हैं हम लोग 7वें नंबर का ख प्रश्न। तो 7वें नंबर के ख प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण कीजिए। सिर्फ हम लोग को समीकरणों को पूर्ण करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये सब आपको भरना है। ये जितने भी समीकरण दिए, रजतीकरण है, और यहाँ पर ये बहुत सी टार्ड अभिक्रियाएँ हैं, बहुत सारी अभिक्रियाएँ हैं। सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये हम लोग का शायद अंतिम प्रश्न भी है,
और इस प्रकार से हम लोग का पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को छोड़कर जाने से पहले आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये सब हम लोग आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।